नमस्कार दोस्तों। सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं हूँ मशहूर ताज नगरी आगरा के सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस का ये परिसर एक तरह से देखें करीब 125 साल पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का। ये इमारत जहाँ मैं बैठा हूँ 121 साल पहले बनी और इस इमारत में कुछ जो खंभे लगे हैं, एक खंभा मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा। ये खंभे सैकड़ों साल पुराने आगरा के लाल किले के खंभे हैं, जो इस इमारत की छत और इमारत की जमीन के बीच इसे टिकाए रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ 4 लोग आपको दिख रहे होंगे। आगरा के इस सर्किट हाउस में मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग मुझे मिले, संजीदा किस्म के लोग। इनसे परिचय हुआ, फिर मुझे लगा इनसे बात की जानी चाहिए। अलग अलग तबके के लोग हैं और इनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि बीते 4.5 साल में सरकार ने क्या किया, बीते 4.5 साल में इस सरकार ने क्या नहीं किया, क्योंकि मौसम चुनावी है और मैं चुनावी यात्रा पर हूं। इनसे जानने की ये भी कोशिश करूंगा कि कैसी सरकार चाहते हैं। क्या ये सरकार, योगी सरकार ने जो काम किया उससे खुश हैं या कोई बदलाव चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है, और क्या 4.5 साल में कुछ बदला भी है। हमारे साथ 4 मेहमान हैं, मैं चाहता हूं इनका परिचय आपको कराऊं। आपका शुभ नाम? हाकिम सिंह सोलंकी। हाकिम सिंह सोलंकी साहब, ये खेती किसानी से जुड़े हैं जैसा आपने बताया। मैं मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में हूँ। आपका शुभ नाम? मैं देवेंद्र सिंह हूँ और मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूँ और खेती भी मेरा बैकग्राउंड है। अभी भी मैं खेती भी कर। आप अपने बारे में बताएं। मैं पुनीत कालरा फार्मा इंडस्ट्री से हूँ। मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं एक ट्रैवल इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपने जान लिया, ये ट्रैवल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फार्मा इंडस्ट्री से हैं, ये खेती किसानी से जुड़े हैं और ये शिक्षा से जुड़े हैं। और मैंने जगह के बारे में आपको बताया जहां मैं बैठा हूं। तो सबसे पहले, चूंकि सबसे सीनियर हम सब में यहाँ सोलंकी साहब हैं, सबसे पहले सोलंकी साहब आपसे ही 4.5 साल में क्या बदला, क्योंकि 4.5 साल की सरकार हो गई, और किस बदलाव की उम्मीद करते हैं जब आप किसी सरकार के बारे में सोचते हैं। मूल रूप से सर, जो मेरी धारणा है, 2-3 काम अच्छे हुए हैं इस सरकार में। बाकी और बातों के बारे में तो मेरी ओपिनियन अच्छी नहीं है। एक लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, हालांकि पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस विषय में उन्होंने कुछ उल्लेखनीय तरक्की की है। दूसरे, जो मंदिर वाला मसला है, मंदिर है बनना चाहिए था निश्चित 2 रूप से, लेकिन मंदिर बनाना किसी सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है, धार्मिक प्रतिष्ठानों का काम है। इसमें सरकार का कोई रोल मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तीसरा एक कारण बात हुई है, तीसरी बात हुई है कि जो कश्मीर वाले मसले पर, उसमें मैं ये निश्चित रूप से समझता हूँ कि कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वहाँ जो भी हुआ है वो बेहतर हुआ है, उसमें मैं बीजेपी सरकार को सपोर्ट करता हूँ। इसके अलावा और कोई काम मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जिसके बारे में मैं बीजेपी सरकार के लिए ताली बजा सकूँ। बाकी चीज़ों में तो जहाँ तक सरकार के जो वादे थे, सरकार ने जो हसीन ख्वाब दिखाए थे हमको, चाहे वो 2 करोड़ रोज़गार हर साल की स्थिति हो, या सबका साथ सबका विकास वाली बात हो, या वो काला धन लाने वाली बात हो, चाहे वो मजाक में कही गई हो या असल में कही होगी, लेकिन जनता के सामने ये बातें आई ज़रूर थी। सबका साथ सबका विकास ये नहीं हुआ है। और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, करप्शन पे किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए, कहीं पे करप्शन के नाम पे आपको खुला खेल फरक्कावादी पहले से बढ़ा, ये मेरा मानना ये है, पहले से बढ़ा है और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है करप्शन में। तो कुछ इन्होंने इनके हिसाब से कुछ अच्छे काम भी हुए जिसका जिक्र किया, और करप्शन और बाकी मुद्दों पर भी बात की। लेकिन मैंने शुरू किया था 4.5 साल में क्या बदला, इन्होंने उसमें 7.5 साल मोदी के भी जोड़ दिए। और ये बहुत दिलचस्प होता है जब यूपी में चुनाव है और चुनाव में बात करेंगे तो बिना मोदी के योगी की बात नहीं होगी, बिना योगी के मोदी की बात नहीं होगी। योगी मोदी साथ साथ, तो 4.5 साल केंद्र में, माफ करें 7.5 साल केंद्र में, 4.5 साल यूपी में। आपसे अब समझना चाहूँ कालरा साहब, क्या बदला है 4.5 साल में या 7.5 साल में, और चुनाव है उस नज़रिए से देखते हैं तो कालरा साहब क्या सोचते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्राइम की। अगर आप ग्राफ पे जाएं, रेशो पे जाएं, तो उस बात नहीं, हम ज़मीनी जुड़े हुए हैं। हमें इतना मालूम है कि हमारा पड़ोसी क्या कह रहा है या हम क्या कह रहे हैं या हम खुद क्या फील कर रहे हैं। तो मैं फील करता हूँ जो क्राइम ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है।
आज पहले हमारे घर की लेडीज़, हमारे बच्चे या हम खुद आने में डरते थे, किसी चौराहे से निकलने में डरते थे। मेरा फुहारे पे काम है, वहाँ से घर आने में डर लगता था। पर हम खुलेआम रात को 11 बजे 12 बजे इजीली आते हैं। आगरा की फतेहाबाद रोड देखें तो रात को यहाँ आने में 7 बजे के बाद आने में 8 बजे आने का घबराता था। आज रात को 12-12 1-1 बजे आदमी पब्लिक खुलेआम घूम रहा है। तो सबसे पहले क्राइम ग्राफ कम हुआ है। सेकंड हम आए फार्मा इंडस्ट्री पे। मैं फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ हैं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री कर दी है। पहले ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए बहुत परेशानी होती थी। एक दिन आप 9 महीने का कोर्स होता था, एक दिन का भी गैप होता था, गरीब आदमी नहीं खा पाता था, तो उसका सारा कोर्स ख़त्म हो जाता था। अब सारा का सारा इलाज फ्री हो रहा है, सारी दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी दवाइयाँ जो जनरल मेडिसिन में, उसे डीपीसीओ में ला दिया है। डीपीसीओ मतलब अंडर प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल में ला के दवाइयों की कीमतें कम कर दी गई हैं। तो ये बहुत सारे बदलाव हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में आए हैं, वैसे आए हैं देखे जाए। तो ये फार्मा की इन्होंने बात की, साथ में लॉ एंड ऑर्डर। अब इनसे पूछते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यूपी में बहुत सारे लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हो गया, चोरी डकैती होती थी या असुरक्षा थी वो ख़त्म हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं। हालांकि आंकड़े अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो अभी ताज़ा आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं कि यूपी अपराध के कई मामलों में, मर्डर, रेप और कई ऐसे मामले हैं जिसमें यूपी अभी भी नंबर 1 है। आप क्या सोचते हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मैं तो सिर्फ यूपी की बात करूँगा, क्योंकि दोनों सरकारों के पैरामीटर्स अलग होते हैं। स्टेट का अलग होता है और सेंटर का अलग होता है। अभी 4.5 साल की बात आपने कही कि 4.5 साल में क्या मिला और क्या रह गया जो मिलना चाहिए था। आंकड़े सरकार देती है, आंकड़े सरकार जो देती है वही माने जाते हैं, चाहे कोरोना पे माने गए हों, चाहे अभी प्रेजेंट में डेंगू पे माने गए हों, चाहे किसी और पे माने गए हों। मेरे मित्र ने कहा कि फार्मा सेक्टर में यहाँ बड़ा अच्छा सस्ता, ये वही फार्मा सेक्टर है आगरा का जहाँ कल परसों भी 10 करोड़ का जखीरा दवाइयों के, नकली 10 करोड़ की नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया। फुवारा पूरा मार्केट नकली दवाओं के लिए पूरी तरह से सिरमौर है। हज़ारों करोड़ों रुपए की दवाएं वहाँ नकली मिलती हैं। इसी कोरोना पीरियड में और पिछले कोरोना पीरियड में यहाँ लगातार लोगों को एक की दवा 100 में मिली, 5,000 का सिलेंडर 50,000 में मिला, अव्यवस्थाओं का दौर रहा। और अभी भी इलाज के अभाव में, कि अगर लोगों को रोजगार और इलाज के अभाव में लोग सस्ती दवाएं, फिरोजाबाद में बच्चे गोद में मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, सस्ती दवाएं हैं कहाँ, व्यवस्थाएं हैं कहाँ। मैंने सरकार चुनी क्यों थी? मैंने सरकार इसलिए चुनी थी कि जो पहली सरकार है उससे बेहतर ये करके दिखाएगी। वो सब हुआ नहीं है यहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर बात आप एनसीआरबी के आंकड़े से ज़्यादा बेहतर हिंदुस्तान में कोई आंकड़े नहीं देता है। जब एनसीआरबी का डाटा सबको आईना दिखा रहा है तो मैं फिर किसी मुद्दे की बात कर ही नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर पे मैं कहूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है। एनसीआरबी कह रहा है, आपकी गवर्नमेंट एजेंसी कह रही है कि उत्तर प्रदेश सही नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है। रेप के मामलों में लगातार आप, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन अखबार उठा के, मैं तो अखबार के माध्यम से और आपके माध्यम से ही जितना जान पाता हूँ, आसपास के आंकड़े 2-4 मैं गिना सकता हूँ। एक मलपुरा में एक लड़की थी जिसको जिंदा इसी सरकार में जला दिया गया था, उसके बाद उसके आंकड़े आज तक नहीं मिले। हाथरस में एक बेटी को मार दिया जाता है, सीबीआई रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि वो रेप था और सरकार कहती है कि वो रेप नहीं था, फंसाया जा रहा है। इस तरह के झूठे आंकड़े जो लगभग दिए जा रहे हैं। तो मेरा ये उम्मीद, ये सरकार से मुझे भी उम्मीद थी, सब लोग बहुत अच्छा करेंगे, सरकार एक नए विकास के एजेंडे के साथ आई थी, नए रोल के साथ आई थी। तो सरकार का जो फ्रंट रहा, उस फ्रंट पे सरकार अगर देखा जाए तो जहाँ वो भी, मैं एपेडमिक है, एपेडमिक की लोग, ये पैंडमिक रहा, पैंडमिक में लोग कहते हैं कि भाई दुनिया में आया, मैं मानता हूँ दुनिया में आया, लेकिन बाकी स्टेट्स के अलावा उत्तर प्रदेश में ही क्यों ज़्यादा आया? और फिर उत्तर प्रदेश में मैं किससे गुहार लगाऊंगा? मैं तो अपने मुखिया से गुहार लगाऊंगा जिसको मैंने चुन के भेजा है, मैं तो अपने रोजी रोटी में लगाऊं। मैं सरकार से ही जवाबदेही तय करूंगा, मैं सरकार से ही सवाल पूछूंगा, सरकार सफल होगी तो मैं सरकार के गुणगान करूंगा, और अगर सरकार अपने मुद्दों में असफल होगी तो मैं सरकार से ही जवाबदेही तय करूंगा। आज अव्यवस्था फैलेगी, मैं सरकार से पूछूंगा, रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार से पूछूंगा, किसान मरेगा, सरकार से पूछूंगा, बच्चे फिरोजाबाद में मर रहे हैं, मैं सरकार से पूछूंगा, 12 बच्चे कल उत्तर प्रदेश आगरा में मर गए, मैं सरकार से पूछूंगा, मैं सरकार की नुमाइंदगी तय करने वालों से पूछूंगा। मैं नहीं पूछूंगा मोदी जी से, मैं उत्तर प्रदेश में पूछूंगा। मैं नहीं पूछूंगा कश्मीर वालों से, मैं उत्तर प्रदेश में पूछूंगा। मैं नहीं पूछूंगा अफगानिस्तान से, नहीं पूछूंगा मैं पाकिस्तान से, मैं उत्तर प्रदेश में और बेसिकली आगरा से पूछूंगा। तो जो आंकड़े आज सरकार हर आंकड़े पे फेल है, आंकड़े आपके सामने भी आ रहे हैं, मेरे सामने भी आ रहा है, मीडिया से जुड़े हैं आप, मुझसे ज़्यादा बेहतर लोगों को जान पा रहे हैं। हर फ्रंट
एग्रीकल्चर फ्रंट देखिए, रोजगार फ्रंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, एजुकेशन में कॉलेज स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। पिछले अभी कल मेरिट बनी आगरा यूनिवर्सिटी में, मेरिट 2-3 दिन पहले जो लगी है, उसमें वो बच्चे जो बिल्कुल किसी काम के नहीं थे, उनको 90-90 और 80-80% नंबर मिल गए, और जो बच्चे घर पे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई स्टडी की, उन लोगों के एडमिशन से बाहर हो गए, जिनमें मेरी भांजी भी है। वो ऑथेंटिक आईसीएससी बोर्ड की स्टूडेंट है, उसको उतने नंबर नहीं मिल पाए जितने यूपी बोर्ड में बाकी लोग जो नहीं गए उनको मिल गए, जो कभी 10 साल में पास नहीं हुए वो पास हो गए। तो ये कहाँ सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं, इन पे सरकार को कहीं ना कहीं, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से हटके हम लोग प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बचा रहे, लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे न सोच के जेन्युइन मुद्दे हैं, जहां मेरी ज़रूरत का मुद्दा है मैं उस पर बात करूं, मैं रोज़गार पे बात करूं, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा पे बात करूं, और जहां हम फ्रीली घूम पा रहे हैं। मैं इसी आगरा में बता देता हूं आपको कि इतने बड़े बड़े 4-5 डाके पड़े हैं। कल परसों एक डाका पड़ा है, एक डॉक्टर साहब थे, सागर साहब, उनके घर में घुस के लोग बताइए 8.5 लाख रुपए ले गए, 19 लाख का गोल्ड ले गए, मणुपुरम बैंक जो है उसका 19 किलो गोल्ड ले गए, और अभी वो सातिर बाहर है, उनमें मार दिए गए, वो कौन थे नहीं पता, लेकिन अभी भी वो सातिर 2500 किलोमीटर, कल मैं अखबार में पढ़ा था, 2500 किलोमीटर चलने के बाद पुलिस उसको अभी ढूंढ नहीं पाई है, और वो नहीं पकड़ पा रहा है। तो कहीं कहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ सुरक्षित है? और उसके अलावा भी आगरा में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन। आप देखिए पुलिस वाले घुस के बैठ के अपराधियों के साथ चाय और नाश्ता कर रहे हैं। तमाम दारू की बियरों के वीडियोस वायरल हुए हैं, जहाँ पुलिस वाले खुद कैबिन्स में बैठ के पीते देखे गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जब कानून ही अपराधियों के साथ मिला है, तो कैसे कह सकते हैं कि कानून का डर लोगों में है? चलिए अब जरा दोबारा आएंगे, जरा बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। हाँ, जैसे इनको आपने सुना, आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? इन्होंने बहुत सारी खामियां बताई, लॉ एंड ऑर्डर की, अव्यवस्था की, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और ये सही है कि जहां हम आगरा में हैं, यहाँ आगरा में भी मौतें हुई है डेंगू से, और फिरोजाबाद की तो तस्वीरें, बहुत त्रासद तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। आसपास के 2-3 जिलों में भी त्रासदी की ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत दिल दहलाती है। आपके लिए मुद्दा क्या है, और क्या लगता है ये सरकार 4.5 साल में बेहतर किया या आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं किया? सर मेरे ख्याल से ये कहना कि सिर्फ इसी गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं या क्राइम सिर्फ डकैती इसी गवर्नमेंट के अंडर हुआ, ये कहना गलत है। अर्थव्यवस्था आज की तारीख में जो भी ऑफिसर्स सीट्स पे बैठे हैं वो आज डिप्यूट नहीं हुए हैं सर, वो डिप्यूट इससे पहले गवर्नमेंट में हुए, 15 साल से वो बैठे हैं, 10 साल से बैठे हैं, करप्शन उधर से चल रहा है। आज आप कोई गवर्नमेंट बैठी है, आप उसको दोष दें, वो मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट। आज का मुद्दा मैं ये नहीं कहूँगा, क्राइम पे ज़रूर कंट्रोल थोड़ा बहुत हुआ है, क्राइम हो रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट मेरे ख्याल से जो हम बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, आगरा और उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के मामले में विश्व की धरोहर हम अगर ताजमहल को आज बोलते हैं तो वो है, लेकिन मुझे जो लगता है गवर्नमेंट ने कभी भी टूरिज्म के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। आज मेरे ख्याल से अगर हम ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही आई है सर, आज तक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अंदर टूरिज्म को लेके कभी सीरियस अफेंस नहीं हुआ। आगरा को बहुत कुछ दिया जा सकता था इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन। आज हम इंडिया की बात करते हैं तो हम ताजमहल का फ्रेम लगा के बात करते हैं कोई भी, लेकिन आज भी हमारे पास यमुना सूखी होती है सुबह। अगर आप वैसे भी देखें, हम थाईलैंड जैसी कंट्रीज जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है, उन पर जबकि सोर्सेज नहीं है। हिंदुस्तान में सोर्सेज इतने हैं, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बीचेस हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लैक करते हैं सर। मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर सोचे और टूरिज्म को सीरियसली ले, तो अभी भी हमारे पास बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंग पीपल्स को जॉब देने के लिए, और आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट सर। चलिए, ये अपनी बात इन्होंने टूरिज्म को लेकर की, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या जो एक गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, और इस देश की मिट्टी में सबका खून मिला है, तो क्या इस फैब्रिक पर भी कोई चोट लगी है? ये बार बार हिंदू मुसलमान की बात, अभी तालिबान से डराने की बात आ जाती है, योगी आदित्यनाथ के भाषणों में जिक्र तालिबान का आने लगा, यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर तालिबान की बात आने लगी, तो ये ऐसा कोई माहौल बदला है, ऐसा आप लोग महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल सब हिंदू मुस्लिम हारमोनी में डेंट लगी है और अच्छी खासी लगी है, कोई दो राय नहीं है इस विषय में।
मुसलमानों में अगर कहीं कोई कमी है तो बजाय उसको सुधारने के नफ़रत करने से बात नहीं बनेगी। उनकी बेसिक शिक्षा में या उनमें सुधार के लिए वातावरण बनाया जाए, बेटर सिटीजन हो सकें, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। लेकिन हाँ, कुछ उनकी मुसलमानों के साथ भी परेशानियां हैं, वो भी अपने प्रोग्रेसिव मोड में नहीं आना चाहते। और इधर कुछ थोड़े से हमारे तरफ फ़र्क इतना ही है कि उनमें 90% अतिवादी हैं या कटु धर्म के प्रति ज़्यादा कठोर भावना रखते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों 10-15 हिंदुओं में ये संख्या थोड़ी कम है, लेकिन कट्टरवाद हमारे पास भी है, उनके पास भी है। आप क्या सोचते हैं? इस देश में जो आपका सवाल है वो वास्तव में जायज़ है कि सेकुलर फैब्रिक को और एक सोशल फैब्रिक है उसको कहीं ना कहीं यहाँ तार तार किया गया है, डरा है। वो फैब्रिक कहीं इस सिचुएशन में पहुँच गया है कि आप उसको हल्का सा पकड़ेंगे तो फट जाएगा। वो लोगों में डर है। वो डर की भावना सिर्फ मुझे लगता है कि सदियों से गंगा जमुनी तहजीब यहाँ है और जिसके लिए उत्तर प्रदेश का यही बेल्ट बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उस गंगा जमुनी तहजीब में एक चीज़ ज़रूर नोटिस करने को आ रही है। वो ये आ रही है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर किसी माइंड सेटअप को फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं देशद्रोही हो जाता हूँ। अगर मैं उनके कहीं आइडियोलॉजी को अगर फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं देशद्रोही हो जाता हूँ, या मैं कोई बात ऐसी कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस देश में जो भी रहता है, इस प्रदेश में जो भी रह रहा है, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इस प्रदेश में जो भी रह रहा है और जो भी इस प्रदेश का मुखिया है, चाहे पहले वाली सरकार के अखिलेश जी रहे हों, या उससे पहले मायावती जी रही हों, या वर्तमान में योगी जी हैं, इन सब की जिम्मेदारी ये है कि इस सोशल फैब्रिक को किसी तरह से गंगा जमुनी तहजीब को बनाया जाए, इससे डर पैदा ना किया जाए, इसमें कहीं ऐसी कोई भावना रंग ना ले ले या किस कोई भावना ऐसी ना पनप जाए जिससे कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को खो दें। हम तालिबान की बात अगर हिंदुस्तान में करें तो मैं करता हूँ बेईमानी है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में करें तो वो तो डबल बेईमानी है, क्योंकि ना तो बॉर्डर लगता है, ना सीमाएं लगती हैं, ना कोई। कल परसों अगर ड्रग ट्रेड्स वहाँ अफगानिस्तान का बड़ा धंधा है तो 21,000 करोड़ की हीरोइन गुजरात पोर्ट पर पकड़ी जाती है, एक सवाल खड़ा करती है। ठीक, वहाँ के लोग बात करें तालिबान की तो वो ठीक लगता है। और तालिबान है क्या? तालिबान एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी वो होती है अगर मैं अपने बच्चे को रिलीजन के प्रति अंधविश्वासी बनाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं जाके जो साइंटिफिक अप्रोच है और एक होलिस्टिक अप्रोच है और वर्ल्ड अप्रोच है उसमें वो कहीं लैक करेगा। वो सिर्फ ये कहेगा कि जो मुझे बताया गया है मैं उसको फॉलो करूं। मेरे फैब्रिक्स में राम राज्य की बात हम करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं डेमोक्रेटिक राज्य की बात करता हूं, मैं राम राज्य में बात नहीं। राम राज्य आप भी जानते हैं राम राज्य कौन सा होता था। धोबी कपड़े धोता था, जूते कौन सिलता था, कौन क्या करता था, किस फैब्रिक कौन किस सेक्शन में काम करता था, वो राम राज्य था। वहाँ भी डेस्पेरिटी, उस राम राज्य की डेस्पेरिटी राम मंदिर बनने से मैं राम मंदिर समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि राम का मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए जब वो हमारे सार्थक हैं। हमने कब विरोध किया? या मेरे जैसे लोग कभी इस बात पर सवाल खड़ा करते हैं कि स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो मुझे कह दिया जाता है कि मैं धर्म विरोधी हूँ। मैं बात करता हूँ कि अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल बनाइए, मंदिर की ज़रूरत हो आप एक नहीं 1,000 मंदिर बनाइए, 75 मंदिर पूरे उत्तर प्रदेश में बनने चाहिए, हर जगह एक राम मंदिर होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पैरेलल उसके हॉस्पिटल भी होना चाहिए, आईआईटीज़ होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ कहीं ना कहीं उस राम राज्य में जो सताए गए लोग थे, जिस राम राज्य में उन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था, कुछ लोगों को वो जगह नहीं मिली थी, वो जगह मिले, शिक्षा से वो संविधान की तरफ बढ़े, संविधान से ताकत पाएँ और ताकत से अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे, अपने बच्चों के लिए लड़ने। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का एक देश बने, मंदिर भी बने, पैरेलल मस्जिद भी बने, पैरेलल गुरुद्वारा भी हो, गिरजाघर भी हो, और हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल भी पैरेलल उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने चाहिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का राम मंदिर आज बन रहा है। जितना दान लोग राम मंदिर के लिए दे सकते हैं उतना ही दान आज स्कूल के लिए भी होना चाहिए, हॉस्पिटल के लिए भी होना चाहिए। आज बेसिक ज़रूरत हॉस्पिटल की है तो जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनको आना चाहिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए कवायद करनी चाहिए, जिससे देश के बच्चे जो फिरोज़ाबाद में आप देखेंगे, आप जाएंगे फिरोज़ाबाद, मुझे लगता है अगर जाएंगे ज़रूर, आप फिरोज़ाबाद में दर्द सुनिएगा। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ पूंजीपतियों के यहाँ सोने का अंबार लग गया, धन उनके पास गोल्ड आ गया है बहुत। मैंने कहा गोल्ड क्यों आया? बोले कि भाई साहब लोगों पे पैसे नहीं है, उन्होंने किसी तरह से अपनी बीवी बच्चों के लिए कोई धन थोड़ा बहुत जेवर वेवर बनवाया था, कह रहा उनको गिरमी रख रहे हैं, आधे रेटों पर गिरमी रखे जा रहे हैं, कह रहा मौज आ रही है, किसी को मौज आ रही है, किसी का बच्चा जा रहा है, दर्द होता है ऐसे। ये सिस्टम नहीं चाहिए, ये बहुत बेकार सिस्टम। बहुत भावुक हो गए अचानक आप बोलते बोलते। सत्य बात है सर। तो ये मतलब मैं सारी चीज़ें अपने लिए करता हूँ और उस ज़रूरत में मेरा बच्चा अभाव में मर जाए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं बचा रहा हूँ अपने बच्चे को, लेकिन किसी का
अगर एक बालक, और वो सिर्फ इस लालच में मर जाएगा, उस पर पैसे नहीं है, उस पर इलाज नहीं है, मैं क्यों चुनता हूँ सरकार? मैंने क्यों सरकार को चुना है? मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं वहाँ से भगा दिया जाऊँगा? एक बच्ची ने फिरोजाबाद में डीएम को घेरा सिर्फ इसलिए उसके भाई को इलाज नहीं मिल रहा था। क्यों सरकार व्यवस्था नहीं करती है? क्यों सरकार नहीं सोचती इन बारों में? मैं किससे सवाल करूंगा? मैं सवाल जो सरकार में है उससे करूंगा, कोई भी हो मैं उससे करूंगा। फार्मा सेक्टर के भाई बैठे हैं, क्यों वो दवाइयाँ फ्री नहीं देते हैं? क्यों गरीब गरीब पर्चा लेके जाता है, उसको उसी रेट पे मिलती है? दवाइयों के जो पर्चे बनते थे, 1 रुपए का पर्चा आज लगभग 25 रुपए का 30 रुपए का हो गया है। गरीब नहीं, कोई नहीं सुनता है। वहाँ मौत जो हो रही है वो अव्यवस्था से हो रही है। बच्चों का दर्द होता है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर भगवान ने करे उसको जो दर्द होता है। नहीं, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ और सब आप मैं नोट कर लेना। आप कई साल के अखबार उठा के देख लो, आगरा की यूनिवर्सिटी भाई ने जिक्र किया था, आगरा की यूनिवर्सिटी और आगरा के नगर निगम, सिवाय गंदगी के ढेरों के और यूनिवर्सिटी की 10 साल से यह स्थिति है, कभी भी कायदे का काम एक बार भी नहीं हुआ, कभी भी लोगों को मार्कशीट नहीं एक मिनट जरा वो बच्चों वाली बात कर लेता हूँ, फिर आते हैं उस पर, क्योंकि उन्होंने बच्चों की बात की। हालांकि मैंने भी अपना बच्चा खोया है और बीमारी से ही खोया है बहुत साल पहले। तो किसी पिता का या माँ का बच्चा अगर बीमारी से उसका निधन हो जाता है और वो बचा नहीं पाता है, उसकी वजह अगर अस्पताल की अव्यवस्था है, मेरे मामले में वो नहीं थी बात, लेकिन फिर भी वो अव्यवस्थाएं हमने देखी है अभी कोरोना काल में, जब अस्पतालों के बाहर तड़पते हुए परिजन या पिता, भाई, बेटा, बेटी, जो भी अपने परिजन को लेकर अस्पताल के बाहर ट्रॉली में, रिक्शे में, अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई एम्बुलेंस में एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी, ऐसी स्थितियां हमने देखी हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुहार लगाते आधी आधी रात तक लोगों को भटकते देखा है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। और उसके बाद फार्मा की बात कर रहे हैं कि फार्मा कंपनी ने बहुत फ्लरिश किया, लेकिन ये भी सही है कि रेमडेसिविर नाम की वो दवा, जिसका असर कितना हुआ नहीं हुआ ये एक अलग साइंटिफिक रिसर्च का सवाल है, लेकिन 30,000 और 40,000 रुपये में फेविप्लू और ये सब दवाएं बिक रही थी। तो फार्मा कंपनी ने उससे कैसे कमाए, किसने बीच में बिचौलिए की भूमिका निभाई। लेकिन एक सवाल बहुत बुनियादी है जो इन्होंने उठाया, जहां मैं आगरा में हूं, यहाँ से कुछ दूर फिरोजाबाद है और आसपास के इलाके हैं, मथुरा भी है, आगरा भी है, जहां डेंगू से मरते हुए बच्चों की तस्वीरें हम बीते 1 महीने से ज्यादा हो गए, शायद 1 महीने से ज्यादा 1 महीने से ज्यादा हो गए, हमने वो तस्वीरें देखी हैं। और उन तस्वीरों के बाद, वो उस विचलित करने वाली घटनाओं के बाद भी सरकार अगर कहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मुकम्मल है, हर अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था है, तो मुझे लगता है वो तस्वीरें गवाह है सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने के लिए और पोल खोलने के लिए। वो भी तब जब कोरोना काल में भी जब मौतें हो रही थी, तब भी कहा जा रहा था ऑक्सीजन की कमी नहीं है, संसद में भी कहा गया, सरकारों ने भी कहा। तब भी जब गंगा के किनारे लाशें तैरती हुई या गंगा के किनारे लाशें दफनाई हुई देखी गई, तब भी कहा गया अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं है। तब भी जब आगरा में 20 से ज़्यादा मौतें हुई, पारस हॉस्पिटल में, मथुरा में मौतें हुई, मुरादाबाद में मौतें हुई, लखनऊ में मौतें हुई, कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल में मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी से या अव्यवस्था से, तब भी कहा गया सरकार की तरफ से कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, सब चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन ये अवस्थाएं, ये मौतें इस बात की सबूत रही हैं इस बीते महीनों में कि सरकार वहां फेल हुई। अब आपसे बात करने, बस 10 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। हम सोशल फैब्रिक की बात कर रहे थे कि क्या सोशल फैब्रिक पर कोई असर पड़ा है? क्या आप, चूंकि आप घूमते हो इस मॉर्निंग वॉक में, जब आप आते हो हर तबके के लोग आते होंगे, आपके परिचित दोस्त, तब कुछ ऐसा फर्क पड़ा है 4.5 साल में या 7.5 साल में? सर, पॉलिटिशियंस का काम है इस टॉपिक को उठाना। सपा की सरकार आए तो वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करती है, तो मुस्लिम्स को लगता है उनकी गवर्नमेंट आ गई। बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वो हिंदुज़म को सपोर्ट करती है, तो हिंदुओं को लगता है कि उनकी गवर्नमेंट आ गई है। इन लोगों का काम है आपस में लड़ाना, आपस में इस चीज़ को सपोर्ट बढ़ावा देना। ये हमारी अपनी समझदारी है कि हम उसको कितना आगे तक देखते हैं। मेरी वाइफ मुस्लिम है, मैं आई एम हिंदू, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा फ्रेंड सर्कल 70% मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही डिपेंड है ना कि आपकी मेंटलिटी कितनी उसको वो करती है, कि वो लोग आपको भड़काते हैं, आप कितना भड़कते हैं, वो लोग आपको किस तरीके से समझाते हैं, आप उसको समझते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस वक्त मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछली गवर्नमेंट ने भी दिया था, ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया तो हिंदू को गुस्सा आई। इस बार की गवर्नमेंट हिंदूज को सपोर्ट कर रही है तो मुस्लिम्स को लग रहा है कि नहीं, ये गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम कर रही है। ऐसा हर गवर्नमेंट में होता है। उन लोगों का काम है सर करना। आप लोग अपने आप को देखिए ना, आप लोग का समझदार नहीं है, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, आप लोग कहते हैं एजुकेटेड होता जा रहा है हिंदुस्तान, तो आप लोग कहाँ हैं? आज भी उसी में बैठे हुए हैं जो 20 साल पहले, 30 साल, 40 साल पहले जैसे थे, आज भी आप उसी में बैठे हुए हैं। क्या आप लोग अपने आप के अंदर क्यों चेंज नहीं लाते हैं? तो आप लोगों को भी अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, आपको अपनी सोच बढ़ानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपके भी सर्कल में हिंदू मुस्लिम होंगे, हमारे सर्कल में मुस्लिम्स हैं, ऐसा सबके अंदर होता जा रहा है। सबका सर्कल आजकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जा रहे हैं ट्रेड्स में। 60% 50% काम दोनों कौम मिलके कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके कोऑपरेट कर रहे हैं। और आगरा की बात करें, आगरा प्रेम की नगरी है, और यहाँ हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस तरीके का कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। अच्छा चलिए, ये आपने अच्छी बात की और आपने कहा कि आपकी पत्नी मुस्लिम है, आप हिंदू हैं। एक उस तहजीब के तो आप खुद जीते जागते सबूत हैं। लेकिन ये कहना कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा हिंदू मुस्लिम के बीच कोई ऐसी बात नहीं है या कोई खटास नहीं है या दरार नहीं है, क्या ये सच से मुंह छिपाना नहीं है? सर ये हो सकता है सच से हम मुंह छुपा रहे हैं, लेकिन वास्तविक अगर हम सच्चाई देखें, रियलिटी देखें तो मेरे मन में, मैं आज भी ईद का इंतज़ार करता हूँ शीर कोरमा खाने के लिए अपने मित्रों के यहाँ, और इनफैक्ट हम फ़ोन करके उनसे बोलते हैं कि भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर हम एजुकेटेड इंडिया चाहते हैं तो धर्म अलग रखिए, हिंदुस्तानी पहले बनिए, हिंदुस्तान पहले बनिए, और चार जो मुद्दे हैं उन पे हम विशेष ध्यान दें तो आई थिंक ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया फिर वापस कहलाएगा। एक तो सुरक्षा है, एजुकेशन है, हमारी रोज़गार है, और ये तीन चार मुद्दे हैं जिस पे हमें विशेष, मेडिकल है, जिन पे हमें ध्यान दिया जाए तो आई थिंक इससे बढ़िया देश रहने के लिए कोई नहीं है। और मुझे गर्व है कि मैं धर्म, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब साथ रहते हैं। और आगरा और उत्तर प्रदेश तो बल्कि इसका अपने आप में एक जीता जागता सबूत है सर। लखनऊ की आज भी तहजीब 4 जनों में गिनी जाती है। बनारस की शामें बैठ के आप कभी देखिए चाय की चुस्कियों के साथ, तो बनारस आपको लगेगा कि आप 4 लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कहता, वहाँ पर भी जय भोलेनाथ का जयकारा मुसलमान भी लगाते हैं और अल्लाह की अजानें भी सुनाई देती हैं। हम अजानों के बीच में जन्मे लोग हैं और मंदिरों के बीच में जन्मे लोग हैं। हम समझदार हैं। गवर्नमेंट हम ऐसी चुने जो हम लोगों के लिए काम करे, हमारे लोगों के लिए काम करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराए। गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन अपने अंदर गवर्नमेंट को ये बदलाव लाना चाहिए कि अगर हम धर्म और राजनीति छोड़ दें और अगर हम धरातल की ज़मीन पे, अगर हम सच्चाई की ज़मीन पे बैठे और ये कोशिश करें कि हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें इस कंट्री को, इस स्टेट को, तो आई थिंक हम हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे सर। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ आप चारों से, आखिरी सवाल, कि मैं जितनी जगह जा रहा हूँ, कम से कम 150-200 गांव में गया, ज़्यादा भी हो सकता है, और दर्जन भर से ज़्यादा जिलों में गया। बहुत जगह जो लोग मोदी योगी के समर्थक होते हुए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो वो उसमें से ज़्यादातर लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार एक धर्म विशेष को बता देते हैं कि ये जो है मुस्लिम क्राइम करते थे और सारा जो क्रिमिनल मुस्लिम थे और इस सरकार में ऐसा हो गया, वो सारे क्रिमिनल डर गए। तो क्या क्रिमिनल एक धर्म विशेष के थे? और अगर वो धर्म विशेष के लोगों को ये कह के डरा दे इस सरकार में, इस रिजिम में, या बहुसंख्यक आबादी डरने लगे किसी धर्म विशेष के प्रति, उसके मन में पैदा कर दे, तो क्या ये कहना सही होगा, ये नैरेशन, ये नैरेटिव? मेरे ख्याल से सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता सर, पहली चीज़। दूसरा, क्राइम करने वाला जो क्रिमिनल है उसकी मेंटलिटी, उसकी मानसिकता बिल्कुल डिफरेंट है। जो क्राइम कर रहा है उसको राजनीति से जोड़ना और अपनी रोटियां सेकना तवे पर, और दूसरे एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को उसके लिए दोषी मानना, मेरे ख्याल से ये एब्सोल्युटली गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहने की हम में ताकत होनी चाहिए। हम गलत को गलत कहेंगे तभी हम सुखी रहेंगे। अगर हम गलत के साथ खड़े होंगे तो आई थिंक जहां हम 70 साल पहले, 75 साल पहले थे, वो आज भी हम उसी स्थिति में हमेशा खड़े रहेंगे सर। आप क्या सोचते हैं? उसके बाद मैं इनसे इधर जाऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल सही रहे ये बात कि ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एक समुदाय इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर समुदाय का लोग हर जगह पर है। करप्शन लीजिए चाहे क्राइम लीजिए, हर समुदाय के लोग करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि पर्टिकुलर मुस्लिम करेगा या हिंदू करेगा।
चलिए, ऐसा लगता है ना ये माहौल बनाया गया, मतलब मैं तो जहां जाता हूं उसी आधार पे कर रहा हूं, क्योंकि वो 4-5 सवाल के बाद कहने लगेंगे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। फिर मैं जब कुरेदता हूं तो उनके भीतर जो एक धर्म को लेकर एक नफरत है, वो नफरत निकल के बाहर आ जाती है और वही 2-3 डॉन का नाम लेने लगते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो भी क्राइम हो रहा है सब वही कर रहे हैं, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े इस बार भी हमने जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म विशेष का आदमी क्राइम कर रहा है और बाकी सब जो इधर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और एकदम राम राज्य के असली वाशिंदे हैं। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं सरकारें इसको बढ़ावा देती है। धर्म विशेष की कोई भैया ने कहा वो बात सही है कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी धर्म जाति का नहीं होता। हाथरस में जो कांड हुआ उसमें जाति विशेष के लोग थे। अभी वो लड़की जो कानपुर में 10वीं मंजिल से फेंकी गई वो मुस्लिम नहीं है। और भैया ने ये भी कहा कुलदीप सेंगर के कांड इतना हुआ वो मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम नहीं है, और तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें मुस्लिम नहीं है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो मुस्लिम नहीं था। और उससे पहले उसने पुलिस वालों को इतना मारा था। तो वो मुस्लिम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब चीज़ें जो अलग है, लेकिन भैया ने एक बात और कही कि सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आखिर बढ़ावा दे कौन रहा है इसको? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर की मंच से ये कहते हैं कि राशन अब्बा जान खा जाते हैं, आप इशारा किधर किधर कर रहे हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि पहले सब अब्बा जान थे? हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में हिंदू नहीं था? आपकी भाषा मर्यादित हो, आपकी भाषा संवैधानिक हो, आप इस तरह की बातें आप करेंगे तो नीचे मैसेज आता है। एक बड़ा शख्सियत जो इस देश का प्रदेश का इस टाइम मुखिया हैं, वो अगर एक ऐसा भाषा वहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो लोगों में एक मैसेज जाता है कि हाँ शायद उनके फॉलोअर्स उसको फॉलो करेंगे, उनके फॉलोअर्स के बाद उनके और लोग जो है वो मैं संवैधानिक भाषा। अगर कोई पिछली सरकार में गलतियां थी या कुछ होता था ऐसा, आप कहिए कि पहली सरकार में भ्रष्टाचार था, आज भी यही है। आज भी आप करवा लीजिए, आज भी सिलेंडर का रेट मतलब वजन गिरा है। 4 किलो सिलेंडर कम होगा, महंगाई का मुद्दा है बहुत बड़ा। 4 किलो सिलेंडर का वजन कम होगा, 5 किलो यूरिया के कट्टे का वजन कम हुआ, महंगाई उससे ऊपर गई। उसके बाद लगातार सारी चीज़ें प्रोपोगेट होती गई, महंगाई चैनल बढ़ते गए हैं और महंगाई बहुत ही स्पीड से जा रही है, लेकिन बाकी चीज़ें घटाई जा, वजन घटाया जा रहा है, जेब से आपके पैसा निकालने के लिए चीज़ों को मॉडरेट किया जा रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे रोज़ पैसा बढ़ रहा है, हम लोग मुद्दा ही नहीं बना पा रहे हैं। मेरी जेब से पैसा जा रहा है, कल 90 रुपये जाते थे, आज 91 रुपये जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी तरह से ये जो प्रोपोगेशन चल रहा है सोशल फैब्रिक को तार तार करने का, हम लोग बेसिक मुद्दों पर नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत जगह जब मैं जाता हूँ तो वो उनके भीतर हिंदू मुस्लिम को लेकर या मुस्लिम को लेकर इतनी नफरत है कि वो कहते हैं कि भाई 300 रुपये भी डीजल होगा कोई दिक्कत नहीं है, सरसों तेल 500 रुपये होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मुसलमानों को चाप के रखा है योगी सरकार ने, हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं। तो वो नफरत मुझे लगता है महंगाई और ये सब का उनके लिए मुद्दा नहीं दिखता है। महंगाई खाए मुद्दे खाई जा रही है, वो नफरत जो है वो मुद्दों को खा गई है। यही बेसिक मुद्दों पे लोगों को लौट के आना पड़ेगा। अपने बच्चे की सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी, महिला सुरक्षा की बात करनी, जो असुरक्षित हैं पूरे एनसीआरबी के डाटे कहते हैं। आपको किसानों की बात करनी पड़ेगी, आपको रोजगार की बात करनी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी ज़रूरत की बात करनी पड़ेगी। आप आज भी अनाज किसी भी आप कंट्रोल सेंटर पर चले जाइए, जो 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है उससे परिवार नहीं चलने वाला है, आप उसको रोजगार दीजिए। आप 350 जो तय मजदूरी है उसको आप दे दीजिए, उसको वो नहीं मिल पा रहा है उसको। तो मतलब प्रदेश की जो व्यवस्था है वो सरकार की है। सरकार को ये तय करना होगा कि सरकार व्यवस्थाओं में सुदृढ़ है कि फेल है। लेकिन ये भी सवाल है ना कि सरकार चाहती है कि आप इन मुद्दों को छोड़कर आप उन्हीं मुद्दों पर अब्बा जान के नैरेटिव में आ पाएं, इसीलिए अब्बा जान कहा जाता है। पिछली बार शमशान कब्रिस्तान इसीलिए कहा गया कि आप वो कोर इशू जो है रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल और जो महंगाई का सवाल, उन सवालों से हटके आप हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान अब्बा जान में दिमाग लगाएं। ये मेरे भाई ने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों इनको नहीं समझ पा रहे। इस समय आ गया है कि हम पढ़े लिखे लोग अगर अपने आप को कहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेसिक ज़रूरतों पे फोकस करें, इन सब नरेटों से दूर रहें, और कहीं ना कहीं जो लोग प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो मैं हूं या ये हो कि कोई और भी हो, कोई और पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन एक गंगा जमुनी तहजीब इस प्रदेश की बनी रहे, देश की भी बनी रहे, और लोगों को जरूरत के मुद्दों पे आके काम बात करनी चाहिए और उसी पे काम करनी। जी अब आखिरी, चूंकि आपसे कम बात कर पाए जी। देश की समस्या आम आदमी की नहीं है साहब, समस्या है ठेकेदार लोगों की।
समाज का ठेकेदार हो, धर्म का ठेकेदार हो और राजनीति का ठेकेदार हो। इन ठेकेदार लोगों ने ही देश का नाश किया है। आम आदमी फिर भी बेहतर तरीके से रहना चाहता है और चाहता भी है, लेकिन जो जितना बड़ा ठेकेदार बन गया वो उतना ही बड़ा कलाकार, झूठा और मक्कार बन गया, चाहे मतलब राजनीति का हो या समाज का ठेकेदार हो या धर्म का ठेकेदार हो। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के मुद्दे पे सरकार कुछ गौर करे। किसानों की स्थिति देहात में बहुत अत्यधिक खराब है। जो लोग नहीं गए हैं उनको मालूम नहीं है, उनके लिए समझे सब, लेकिन जो जाते हैं घरों में बंदर, इस कम से कम काफ़ी रीजनों 10-5 जिलों में बंदर नहीं रहने देते घरों में, सैकड़ों की संख्या में और हज़ारों की संख्या में गायें हरी फसल को किसान जिसको तैयार करता है वो चढ़ जाती है, बिल्कुल बर्बाद कर देती है। तीन चार चीज़ें ऐसी हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य है। आप आगरे के बारे में, नगर निगम जो आगरे की सफाई का डेवलपमेंट की जिम्मेदार है, उसकी हरकतें आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। और यूनिवर्सिटी की हालत तो सब लोगों ने देखी है। 10 साल से पूरा अखबार में इतना मटेरियल नगर निगम का अखबार का आता है, बाकी आधी खबरें नगर निगम की और यूनिवर्सिटी की आती हैं, बाकी खबरें शेष आगरा की आती कोई शेर आपको याद आ रहा है जो आपने बातचीत से पहले एक शेर सुनाया था आपने? हैं। दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसके लिए खता कुछ भी नहीं। एक बार फिर से सुनाइए। दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसके लिए जैसी खता कुछ भी नहीं। तो इसमें आखिरी लाइन में बहुत अहम है, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कुछ भी नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी धर्म विशेष के प्रति नफरत, और वो नफरत आप 500 साल, 700 साल, 1000 साल पहले गजनी, गोरी और उस दौर में बाबर ने किया क्या, वो कहते हैं ना, बाबर की सजा जुम्मन को क्यों मिले। तो वो जो आपके भीतर की नफरतें हैं, उन नफरतों को आप सामने, अगर किसी का नाम सलमान, सुलेमान, आमिर, शाहरुख ऐसे नामों को देखते हैं तो आप नफरत निकालते हैं, जिसका जिक्र इन्होंने किया और भाई साहब ने भी किया। मुझे लगता है हम सब भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बोलना अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसी को प्रैक्टिस करें तो शायद अच्छे नागरिक भी हम बनेंगे। और एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हुए तब सरकारों के बारे में फैसला करें तो सही सवाल भी आप उठाएंगे और सरकारों पर दबाव बनेगा कि आपके सवालों का जवाब दे और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से फैसले करे, नीतियां बनाए, न कि अपनी रैलियों में अब्बा जान का जिक्र करे, जिस अब्बा जान का जिक्र करते वक्त जहन में मुसलमान हो, न कि रैलियों में शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र करे, जिसका जिक्र करते हुए मोदी और योगी के जहन में मुसलमान हो, और वो जिक्र के साथ ही आपके जहन में एक नफरत की ऐसी पौध बड़ी होने लगे कि चुनाव के वक्त आप सिर्फ तय करें कि हमें हिंदुत्व वाली सरकार चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते वक्त सिर्फ इतनी उम्मीद करूंगा कि सरकारों से सवाल पूछना जारी रखिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप ज़रूरत के हर सवाल उठाएं, और जो सवाल का जवाब सरकार न दे उन्हें घिरने की कोशिश करें, चाहे किसी भी की भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। यही काम आपका है, और जिस दिन आप ये काम संजीदगी से करेंगे, सरकारें वो फैसले करेंगी जो नागरिक के लिए ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ। आगरा के सर्किट हाउस से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार। और मैंने 4 मेहमानों को इसलिए बुलाया, इनसे मुलाकात यहीं हुई इसी सर्किट हाउस के पार्क में घूमते हुए। मुझे लगा संजीदा किस्म के लोग हैं, कुछ अलग से बात की जानी चाहिए, इसलिए इन लोगों से अलग से दोबारा बात की है मैंने। फिलहाल खत्म करते हैं। नमस्कार।